हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतरीन वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि गॉस के 3 तरह के अनुप्रयोग हैं और जिसमें से हम लोगों ने पहला अनुप्रयोग पढ़ लिया है। तो आज की जो हमारी वीडियो है गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग, जिसका नाम है एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, मैंने सबसे पहले चित्र बना लिया है। पहले चित्र को हम लोग समझेंगे, फिर इसके बाद थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने लिया है कि एक अनंत विस्तार का समतल चादर प्लेट, जिसका नाम है ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी हमारा एक अनंत विस्तार का समतल चादर प्लेट है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक है, और इस प्लेट पर हम प्लस क्यू आवेश जब देते हैं तो यह आवेश इस पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण यह प्लेट कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस समतल चादर प्लेट के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया और इस प्लेट के दूसरी साइड भी स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि जो गॉस की प्रमेय होती है वह एक बंद पृष्ठ पर लागू होती है। तो ये हमारा देख रहे हो कि बंद पृष्ठ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु के यानी कि जो बिंदु P है इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो कि ये हमारी पृष्ठ कैसा मिलेगा, बेलनाकार पृष्ठ मिलेगा। तो आइए इसी बात को हमने लिखा है थ्योरी में, तो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि माना एक अनंत विस्तार का समतल चादर ABCD है, यानी कि एक अनंत विस्तार का समतल चादर प्लेट ABCD है, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इस समतल चादर का क्षेत्रफल कितना है, ए है, यानी कि ये जो समतल चादर प्लेट है इसका क्षेत्रफल कितना हमने मान रखा है, ए मान रखा है। फिर कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हो कि इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी कि इस समतल चादर प्लेट के दोनों पृष्ठ के अगल बगल में, यानी कि लेफ्ट और राइट में भी देख सकते हैं कि दोनों पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्षेत्र होगा, ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि इस बिंदु के चारों तरफ एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गॉस की प्रमेय लागू होती है वह एक बंद पृष्ठ पर लागू होती है, तो ये हमारा एक बंद पृष्ठ है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके चारों तरफ यानी कि जो बिंदु P है इसके चारों तरफ हम एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि इसका जो मध्य बिंदु O है इसका सर्कुलर भाग यहाँ पर बना लेते हैं, ये वृत्ताकार भाग ये है। तो इसी के कारण यहाँ पर हम लोग एक ऐसी लाइन खींचेंगे। ठीक है, हमें बनाना है इस बिंदु P के चारों तरफ, तो इस बिंदु P के चारों तरफ हमने क्या किया, एक वृत्ताकार गॉसियन यानी कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर लिया। इसी तरह से इस प्लेट के दूसरे साइड भी बनेगा, तो इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे, तो ये, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो, इसके दोनों तरफ हमने क्या किया, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली, जो कि हमें कैसा प्राप्त हुआ है, बेलनाकार पृष्ठ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि अब इस बिंदु को यानी कि जो ये P बिंदु हमने दोनों तरफ लिया है इसका नाम दे देते हैं P1 और इसको नाम दे देते हैं P2। अब हम क्या करें कि ये जो बेलनाकार जो पृष्ठ इसके वृत्तीय पृष्ठ P1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकालें और P2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकालें। ठीक है, और हो सकता है कि ये जो बेलनाकार पृष्ठ है इसके वक्र पृष्ठ से भी होकर के वैद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा हो, तो हम क्या करेंगे, इसके वक्र पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ए ले लेते हैं, यानी कि डी ए ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल
डी ए ले लिया और इसका सदिश क्षेत्रफल देखा जाए तो इसके कारण इसके लंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक है। और इस समतल चादर प्लेट पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ये क्या होगी, इससे बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो इनके बीच में बना कोण 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी देख रहे हो कि ये भी हमारा एक अल्पांश क्षेत्रफल है तो इसका सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, इसके लंबवत बाहर की ओर होगा और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र जो होगा इस प्लस क्यू आवेश कारण इससे दूर होगा यानी बाहर की तरफ होगा, तो ये मान लेते हैं वेक्टर ए, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से इसके दूसरे पृष्ठ पर भी मान लें कि ये भी हमारा क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है तो इसके कारण सदिश क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वेक्टर डी इसके लंबवत बाहर की ओर होगा, इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे बाहर की ओर होगा और प्लस क्यू आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी क्या होगी, इससे दूर होगी यानी कि बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वेक्टर ई, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं कि इस वृत्तीय भाग यानी कि वृत्तीय पृष्ठ P1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लें, P2 से निकाल लें और ये वक्र पृष्ठ बेलनाकार जो वक्र पृष्ठ है इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल करके हम जोड़ देंगे तो हमें इस समतल चादर प्लेट के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। फिर इसके बाद इसके कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र का मान भी ज्ञात कर लेते हैं तो इसका यहाँ पर एक बिंदु नाम दे देते हैं Q, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे वृत्तीय पृष्ठ P1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। यानी कि वृत्तीय पृष्ठ P1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हमने प्यारे बच्चों बताया है, ये होता है फाई ई बराबर, ठीक है, वेक्टर ई डॉट डी ए, ये हमने बताया था। तो हम देख रहे हो कि यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल के कारण निकालना है तो इसलिए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी अल्पांश ही होगा, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे डी फाई ई। अब हमने कक्षा 11 में वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर हैं यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो इसको हम कुछ इस तरह से इसका विस्तार लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इसी के फॉर्म में इसका विस्तार कर दें तो ये हो जाएगा डी फाई। अब यहाँ पर देख रहे हो ई की जगह पे हम निकाल रहे हैं बिंदु पी पर तो यहाँ पर लिख दें डी फाई P1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ई डॉट डी ए कॉस थीटा, यानी कि हमने क्या किया इसका इसके फॉर्म में विस्तार कर दिया। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इनके बीच बना कोण क्या होगा, 0 अंश होगा क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए ये दोनों एक ही रेखा पर हैं तो इसलिए इनके बीच बना कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे आप 0 रख दो तो ये हो जाएगा डी फाई P1 बराबर ई डॉट डी ए कॉस 0 अंश। और प्यारे बच्चों आप जानते हो कि कॉस 0 अंश का मान होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा डी फाई P1 बराबर, यानी डी फाई P1 का मतलब बिंदु P1 पर वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी, इसकी जगह पे 1 रख देंगे तो हो जाएगा ई डॉट डी ए, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, यानी कि ये हमें पता चल गया बिंदु P1 पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान, इसको मान लें समीकरण नंबर 1। अब हम मान लेते हैं, अब क्या करें, ये जो बिंदु P2 है ना इससे होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लें तो लिखेंगे वृत्तीय पृष्ठ P2 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्तीय पृष्ठ P2 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है।
तो सेम चीज़ वही होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो वृत्ताकार भाग भी वही होगा, त्रिज्या भी समान है, तो इससे होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी समान ही होगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं P2 यानी P2 के लिए, यानी कि ये हो जाएगा डी फाई P2 बराबर, डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं E डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी देख रहे हो कि इनके बीच बना कोण कितना होगा, 0 अंश का होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि थीटा बराबर कितना, 0 अंश, तो यहाँ पर 0 अंश रख देंगे तो cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो ये हमारा मिल जाएगा डी फाई P2 बराबर E डॉट डी ए, ये हमारा मान निकल जाएगा। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 2। यानी कि हमने क्या पता कर लिया कि जो बेलन का जो वृत्तीय पृष्ठ P1 और P2 है उससे होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, दोनों सेम होगा E डॉट डी ए, यानी कि यहाँ से और यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, सेम होगा। अब हम पता कर लेते हैं वक्र पृष्ठ बिंदु Q से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो स्पेस नहीं है, हम लोग अगले पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार ठीक है, इधर नीचे देखें, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया था, ये बेलनाकार वक्र पृष्ठ पर यानी कहाँ पर हमें निकालना है, बिंदु Q पर, ठीक है, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, यानी कि जो बेलनाकार वक्र पृष्ठ है यानी कि बिंदु Q से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर डी फाई Q, यानी कि इसका मतलब जो वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं वो बिंदु Q पर निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट डी ए, ठीक है। तो इसका भी विस्तार कर दें उसी फॉर्म में, तो हो जाएगा डी फाई Q बराबर E डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इनके बीच बना कोण कितना है, 90 अंश का है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, 90 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि थीटा बराबर 90 अंश, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 90 अंश रखिए, तो हो जाएगा डी फाई Q बराबर E डॉट डी ए कॉस 90 अंश। और प्यारे बच्चों कॉस 90 अंश का मान होता है 0, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कॉस 90 अंश का मान होता है 0, ठीक है। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा डी फाई Q बराबर E डॉट डी ए गुणे 0, और किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा कराते हैं तो वो पूरा टोटल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा डी फाई Q बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इससे स्पष्ट होता है कि जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या है, 0 है। इसका मतलब कि केवल वृत्तीय पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स हैं। तो अब हम क्या करें, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लें, ठीक है। तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो सबको जोड़ दें तो ये हो जाएगा, इसको अब लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे डी फाई P1 प्लस डी फाई P2 प्लस डी फाई Q। हमें संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ निकालना है, तो इन्हीं का हम क्या करें, समाकलन कर दें। अब यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। अब सभी के मान रख दो, समीकरण 1, 2 और इसको मान लो समीकरण 3 से, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण
समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से मान रखिए। तो इसका समाकलन प्यारे बच्चों हो जाएगा फाई ई, यहाँ पर लिख सकते हो आप फाई ई, और इसका मान रखिए यहाँ पर समाकलन ये इसका है ई डॉट डी ए, ठीक है। अब प्लस इसका भी मान कितना आया था ई डॉट डी ए, और प्लस इसका मान प्यारे बच्चों 0 आया था, तो इसको 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इनको क्या जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 2 ई डॉट डी ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 2 समाकलन ई डॉट डी ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ए कह रहा है ना कि ये डी ए, ये क्षेत्रफल ए के सापेक्ष समाकलन करने के लिए, तो ई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 2 ई समाकलन डी ए। और प्यारे बच्चों जो अगर कोई पद अगर इस तरह से लिखा होता है डी एक्स, तो इसका समाकलन हो जाता है एक्स, तो उसी तरह से हमारा यहाँ पर लिखा है डी ए, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे ए, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर कितना हो जाएगा 2 ई इंटू ए, जहाँ पर ए क्या है समतल चादर प्लेट का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हमें उस गॉसियन पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकल गया। तो अब हम यहाँ पर लगा दे कौन, गॉस की प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है प्यारे बच्चों, फार्मूला होता है फाई ई बराबर, इसको मान लो समीकरण नंबर 4, ठीक है। ये हो जाएगा फाई ई बराबर, गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसी से हमें क्या करना, मान निकालना है। तो इस फाई ई का मान यहाँ पर समीकरण 4 से यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 ई इंटू ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ई का मान निकालना है, तो इसको यहीं पर रोके रहिए, बाकी का भाग करा दीजिए। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर ई बराबर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्यू बटा 2 एप्सिलॉन 0 ई इंटू ए। इसको हम थोड़ा सा कुछ अलग करके लिख दें, तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई इंटू क्यू अपॉन ए। प्यारे बच्चों ये हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। तो इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं, तो हो जाएगा। और एक बच्चों ध्यान रखिएगा, हमने तो ई का भाग करा दिया, तो ये ई नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने ई को यहीं पे रोकाया है और 2a का केवल भाग कराया है, तो यहाँ पर 2a होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, सिग्मा रख देंगे, तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा, या इसी का गुणा करा दिया जाए, तो ये हो जाएगा ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारा क्या होता है, जो गॉस का दूसरा अनुप्रयोग है उसका निर्भर हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आप सभी को हर एक चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।